हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के 40 एमसीक्यू को करते हैं। साइंस का यह मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि बिहार बोर्ड के 2023 में जारी किया गया था। इसका मस्ट टॉप 40 एमसीक्यू करते हैं और आपका जो भी आंसर करेक्ट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होगा? आपको बताना है किसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। हवा का है, हीरा का है, सीसा का है या जल का है? तो आपको पता होगा कि इसमें जो डायमंड है, हीरा है, इसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है 2.42। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हवा का अपवर्तनांक है 1.003। सीसा का अपवर्तनांक 1.52 है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वह हीरा का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होता है। यह आपका अवतल दर्पण और यह पेंटेड किया गया है। यह आपका प्रधान अक्ष है। जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाते हैं तो यहाँ से जो है परावर्तन के बाद यहाँ से लौटेगा और यह जो है इसका मुख्य फोकस है। ये इसका ध्रुव है और इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यह मूल बिंदु से जब हम एक इधर की ओर आते हैं, एक्स डैश की ओर आते हैं, तो वह नेगेटिव होता है। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर ए होगा, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है। आपको पता होगा कि यह लेंस है, इसमें दो फोकस होता है, एक यहाँ पे है f1 और दूसरा यहाँ पे है। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो आपको पता होगा कि दाढ़ी बनाने में हम लोग इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की ओर आते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? एफ बराबर आर का है, एफ बराबर 2r का है, एफ बराबर r/2 का है, एफ बराबर 4r का है। तो जो फोकस दूरी एफ है और जो वक्रता त्रिज्या आर है उसके बीच में क्या रिलेशन है? एफ इज इक्वल r/2। तो क्वेश्चन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आपको बताना है कौन सा ऐसा लेंस है जिसको अभिसारी बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है, इसके समांतर जितने भी प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो यह एक बिंदु पर उसको जो है अपसरित कर देते हैं। इसलिए जो है हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर होते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? आपको बताना है कौन सा रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वह मिनिमम होगा। पीला का, बैगनी का, लाल का, हरा का। तो आपको पता होगा कि जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, वह सबसे न्यूनतम होगा। सबसे न्यूनतम बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक जो है वह लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? आपको बताइए कि तारे टिमटिमाते हैं वह प्रकाश का कौन सा घटना को दर्शा रहा है? प्रकाश का विक्षेपण को, प्रकाश का परावर्तन को, प्रकाश का प्रकीर्णन को या प्रकाश का अपवर्तन को? कौन सा घटना दर्शाता है तारे का टिमटिमाना? तो आपको पता है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अवंडलीय अपवर्तनांक के कारण होता है। इसलिए 8 का करेक्ट आंसर डी होगा,
प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। आपको बताना है कि प्रकाश की चाल कहाँ सबसे अधिक होती है, वायु में, कांच में, निर्वात में, या डी है ए और बी, मतलब वायु और कांच दोनों में। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो इसलिए 9 नंबर का सी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आपको बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 या 4। आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपको बताना है कि जो जल विद्युत संयंत्र है वह किस ऊर्जा को किस में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को, या तापीय ऊर्जा को। तो जल विद्युत संयंत्र जो है वह स्थितिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर सी होगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती किसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जलती हुई मोमबत्ती है वह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जलती हुई मोमबत्ती बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, दोगुना होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको पता है कि विभवांतर का जो मान होता है वह विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होती है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। आपको किस क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे जो कि उसका मान अधिकतम होगा, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जब आर बराबर लिखते हैं R1 + R2 + R2, यानी जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधकों का मान अधिकतम आता है, सॉरी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का मान अधिकतम आता है, इसलिए क्वेश्चन जो है 14 नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वह है। आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तांबा का, नरम लोहा का, इस्पात का, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग होता है, नरम लोहे से हम लोग जो है विद्युत चुंबक को बनाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 15 नंबर का बी होगा, नरम लोहा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। हाई टेम्परेचर पर जो है ना कौन सा प्रक्रिया होती है, नाभ की संलयन होता है, नाभ की विखंडन होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो नाभ की संलयन है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर नाभ की संलयन होता है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अब बताएं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है, सौर कुकर है, सौर सेल है, या दोनों है। तो जो सौर सेल है ना, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी होगा, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। जब आप पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं तो उसमें हवा का वेग कितना होना चाहिए, तो 15 मीटर, देखिए मिस्टेक हो गया है, यह 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का यह 15 होगा, 15 पॉइंट नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल का विद्युत वाहक बल है।
आपको बताना है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या विभवांतर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। आप देखे होंगे कि जो घरेलू परिपथ है उसमें कौन सा करंट आता है, प्रत्यावर्ती धारा आता है, चरदिष्ट धारा आता है, या दिष्ट धारा आता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, अल्टरनेटिंग करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा जो है घरेलू विद्युत परिपथ में यूज होता है, इसलिए 20 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। कहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, कांच में, जल में, फाइबर में, या निर्वात में। वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कहाँ नहीं हो सकती है, तो वर्ण विक्षेपण जो है निर्वात में नहीं हो सकता है, क्योंकि कांच में तो हो सकता है, जल में भी हो सकता है रिफ्लेक्शन होके, लेकिन निर्वात में वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया संभव नहीं है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। कह कि वायु में जब किसी कांच प्रिज्म को रखते हैं तो आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर या आधार की ओर। तो जब भी सघन से विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाने पर वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो इसलिए जो है यह आधार की ओर मुड़ जाएगा। इसका वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण की ओर मुड़ देता है, यानी आधार की ओर मुड़ जाता है। 22 का सी हो डी होगा, आधार की ओर मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट, Zn+O2 ZnO जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताना है, अपघटन है, विस्थापन है, अवक्षेपण है, उपचयन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का जब योग हो तो उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। 23 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं, खाने वाला सोडा, जिसको जो हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NH4Cl है, Na2CO3 है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर आते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली कौन सी धातु है, उस धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। आपको पता है कि सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है वह कौन है। तांबा है, सोडियम है, लोहा है, या पारा है। इसलिए पता होगा पारा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। वही वर्ग 18 के जो तत्व है हीना, नीना और करीना है। हीना, नीना और करीना की है जेरॉक्स रानी। तो ये सब तत्व जो है 18वें वर्ग के तत्व है, इसको शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। तो इसमें कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा, हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शून्य वर्ग का तत्व है कौन है, वह हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अरे कि सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कौन कैसा देगा। तो आपको पता है कि जो है विलयन का रंग परिवर्तित होकर जो है वह पीला देगा, लाल देगा, हरा देगा, गुलाबी देगा, नीला देगा। तो जैसे ही चेंज होता है विलयन का रंग तो उसमें से आपको ये येलो कलर देगा। तो जो है क्वेश्चन नंबर 27 का ए हो जाएगा आंसर, येलो। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, इसलिए 28 का बी होगा। कह रहे गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक इट मीन सल्फर, एस। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो 16 होगा, सल्फर 16। 16 नंबर पर सल्फर है, इसलिए गंधक का परमाणु संख्या 16 है।
तो 29 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। कह रहे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है और विलय होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। अब बताएं, अम्ल जो है हमको पता है अम्ल जल में ही घुल करके आयन देता है, इसलिए अम्ल जल में आयनित होता है, इसलिए जो है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। आप बताएं जो अधिकांश धातु है, धातु ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो जल में घुल करके क्षार देते हैं। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति या नेचर है वह क्षारीय है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना में कौन सा धातु मिलाएगा जो मिश्र धातु तैयार होगा? कॉपर को, जिंक को, पोटेशियम को या आयरन को? तो आपको पता होगा कि सोना में मिश्र धातु बनाने के लिए कॉपर को मिलाया जाता है। कॉपर को मिलाने के बाद उसका मिश्र धातु तैयार किया जाता है, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका NaCl प्लस AgNO3 प्लस एरो AgCl NaNO3, यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। पूछा जा रहा है कि आपको यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा गया है कि कौन सा अभिक्रिया है। यह सिल्वर क्लोराइड है, AgCl NaNO3, कौन सा रिएक्शन है यहाँ बताएंगे। तो यहाँ से जो है ना आपका देखो, सोडियम क्लोराइड यहाँ आयन प्लस माइनस है, यहाँ भी चार्ज प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यह भी प्लस माइनस है, यानी इसमें क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो आपको पता होगा जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार द्विविस्थापन अभिक्रिया है। वैसे तो वहाँ AgCl जो है अपक्षेप भी दे रहा है, अगर अपक्षेपण होता तो अपक्षेपण भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ द्विविस्थापन है। करें जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है, एक धातु है, एक धातु है या एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा सिलिकॉन एक मेटलॉइड्स है और यानी उपधातु है, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। कह रहा है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। उस तत्व का नाम बताओ जिनके बाहरी सेल जो है पूरा भरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, हेलोजन बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे, उत्कृष्ट बोलेंगे। जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उसको जो है उत्कृष्ट गैस बोलेंगे हम लोग, यानी कि उसको जो है उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में मनाया जाएगा। यानी 18वें ग्रुप जो है उस वर्ग का वो एलिमेंट है, यानी उत्कृष्ट गैस है। तो 35 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। खड़िया का रासायनिक सूत्र है कौन सी है? CaHCO3 का उल्टू CaOCl2 CaCl2 या CaCO3। जो खड़िया है तो उसका हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों है? चूना पत्थर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, इसलिए CaCO3 हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपको पता होगा कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, लेकिन जो अधातु ऑक्साइड है वह एसिडिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए SO2 जो है वह सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर 37 का ए होगा, SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में एल्काइन कौन है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का सूत्र होता है। अब इसमें इस एल्काइन के सूत्र में जो है ना CnH2n-2 पुटिंग करो, देखो कौन सा वैल्यू आता है। चलिए n की जगह 2 रख दो,
2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 में 2 गया 2, C2H2। कौन सा ऑप्शन है C2H2? करेक्ट आंसर सी होगा। C2H2 यह एल्काइन है, यानी इसको जो हम लोग एथाइन बोलेंगे C2H2 को, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 की ओर। 39 में जो है यहाँ से पूछा गया है, इसका नाम क्या है? इथर है, आईपीएसी नाम है, मेथॉक्सी एथेन है, एथिल मिथिल इथर है, या एथॉक्सी मेथेन है? इसका नाम बताइएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपेनॉल का, एथेनोइक अम्ल का, एथेनॉल का, इनमें से सभी कौन ऐसा है जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है? बताएं। जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल का उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है, इसलिए 40 नंबर का करेक्ट सी होगा एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इसी तरह से MCQ देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।